अच्छा जी, तो बेटा हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 42 का सेक्शन सी। द टेबल बिलो कंटेन्स सम की इकोनॉमिक डेटा फॉर मैक्सिको इन 2020। तो यहाँ पे बेटा आपके पास मैक्सिको का कुछ की इकोनॉमिक डेटा गिवन है, आपके पास जीएनआई गिवन है। जीएनआई ये टोटल जीएनआई है, ये पर कैपिटा नहीं है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। पर कैपिटा अगर आपको निकालना पड़ेगा आगे जाके शायद। तो जीएनआई है 18.5 बिलियन पेसोस। नॉमिनल वेज जो आपकी है वो 2.8% है। अब इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो नॉमिनल वेज है इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन्फ्लेशन नॉट एडजस्टेड। ठीक है। यानी कि ये टेक होम सैलरी या टेक होम वेज है जो आप लेके जाते हैं घर लेके जाते हैं। डिस्पोजेबल इनकम जो है वो आपके पास 1.2% है, यानी कि इनकम आफ्टर टैक्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.2% है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.1% है। इन्फ्लेशन रेट 3.4% है। अच्छा, अब ज़रा अगर मैं रियल इनकम निकाल लूँ, या अगर मैं रियल नॉमिनल वेजेस वगैरह के बारे में बात करूँ, तो बेटा देखो इन्फ्लेशन रेट इज मोर देन योर नॉमिनल वेज। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपकी रियल इनकम लेवल जो है वो कंटिन्यूअसली फॉल हो रही है, कम है। कंपैरेटिवली जो आपकी होनी चाहिए उसके मुकाबले में आपकी रियल इनकम जो है वो कम। अच्छा जी। Evaluate the use of these statistics in assessing the standard of living in Mexico in 2020। कहता है कि यार ये स्टेटिस्टिक्स यूज करो और मुझे ये बताओ कि मेक्सिको के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर क्या अफेक्ट आता है। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में एक तो क्वेश्चन होता है जहां पे डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन की बात हो रही होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पे वो आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निकालने का कहता है और आपको कहता है मल्टीपल मेथड्स आप यूज करें और आप डिफरेंट मेथड से मुझे ये बताएं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस किस तरह निकल सकता है। बेटा इस तरह के क्वेश्चन को आपने हमेशा अवॉइड करना है एग्जाम में। इसके पीछे वजह यह है कि इसमें स्कोर करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू दूसरा क्वेश्चन जहाँ पे जीडी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बात चल रही है या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी की बात चल रही होती है। तो कहता है जी ये स्टेटिस्टिक्स देखें और मुझे बता दें कि मैक्सिको के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर क्या मामला चल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है। क्योंकि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ लिंक कर रहा है तो आपको अपने नॉलेज के बेसिस के अंदर जो है वो यही बताना है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती क्या है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेफर्स टू वेल्थ कंफर्ट एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू पीपल। ये आपने बेसिक उसको डेफिनेशन बता दी है कि आपके पास पीने का साफ पानी अवेलेबल है, खाने के लिए रोटी अवेलेबल है, मेडिसिन है, कपड़े हैं, एजुकेशन है। ये चीज़ें बेटा मिल के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी बनाती हैं। अब एक बंदा है जो महीने के करोड़ों रुपए कमाता है लेकिन अपनी जात पे 1 रुपया स्पेंड नहीं करता, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल ही गिरा हुआ होगा, घटिया होगा। अच्छा, अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है दो तरीके से। एक होती है मटीरियल, एक होती है नॉन मटीरियल। व्हाट इज मटीरियल? मटीरियल वो चीज है जो कि नंबर्स के अंदर होती है। ठीक है, नंबर्स के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम कितनी है, ये नंबर्स के अंदर है। ठीक है। आपके पास जो कंजम्पशन है ये आपके पास उसके अंदर आ जाती है, नंबर्स के अंदर आ जाती है। कितनी आप रोटी खाते हैं, खाना आप कितना खा रहे हैं, आपके पास कितने घर हैं, आपके पास कितनी जॉब्स हैं, ये सब मटेरियल के अंदर आ जाती है जिस चीज़ को आप काउंट कर सकते हो। नॉन मटेरियल में क्या चीज़ आती है? नॉन मटेरियल के अंदर आपका लेजर आता है, आपकी रिलैक्सेशन आती है, आपका आराम आता है, एजुकेशन आती है, हेल्थ आती है, इन्वायरमेंट आता है। ये वो चीज़ है जिनको आप नंबर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। से पर्सनल फ्रीडम यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, आप इसको कोई नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये नॉन मटेरियल चीज़ें होती हैं जो ना दिख सकती हैं और ना ही आप इनको कोई नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल बेसिक यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए उसको इंट्रोडक्शन दे दिया कि यार आपके पास चल क्या रहा है। फिर आता है आपका एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। अब देखो केस के साथ बार बार लिंक करना है, मैं यहाँ पे डबल खोल लेता हूँ। मैं डबल खोल लेता हूँ ताकि मैं बार बार केस के साथ लिंक करता रहूँ। एक सेकेंड। अच्छा, तो ये ईयर है हमारा।
एक सेकंड का। ये वाला ईयर है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोगों को सही तरह नजर आ रही है चीजें? एक सेकंड में जूम आउट कर रहा हूँ, बल्कि तो नजर ही नहीं आएगा आप लोगों को। चलो एक काम, एक सेकंड रुको, अभी इसकी सेटिंग करते हैं। सही है भाई, ये आपके लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया कि क्या हमारे पास डेटा है और हमने डेटा के साथ उसको लिंक करना है, ठीक है। अब नजर आ रहा है? तो डू यू हैव रिटन नोट्स, इफ पॉसिबल कैन यू शेयर देम? बेटा ये मैं फाइल आप लोगों को भेज दूंगा। तो भाई ये डेटा देखो, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। नॉमिनल वेजेस क्या है, डिस्पोजेबल इनकम वगैरह क्या है। अब इसके बेसिस पे बेटा आपने बात करनी है, और इसके बेसिस के हिसाब से आपने चीज़ों को लेके चलनी है। आपके पास जवाद नोट्स का एक्सेस नहीं है, जो पीडीएफ मैंने दी हुई है? मुझे क्लास के बाद आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना, मैं आपको अपनी जीमेल शेयर करना। खैर, तो बेटा ये देखो, ये आपके पास डेटा आ गई पूरी, ठीक है। अब यहां से आप लिंक करना शुरू करो। ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनआई कितनी है आपके पास बेटा, ये लिखी हुई 18.5 बिलियन पेसोस। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन आ रही है। आप लोग जब मुझसे पूछते सर एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन का मतलब होता है केस के साथ लिंक करना, केस को इन्वॉल्व करना। मुझे अपनी जीमेल भेजना, आप केस को अपना लेके चलना साथ साथ, तो ये एप्लीकेशन होती है। तो जीएनआई कितना है बेटा आपका, 18.5 बिलियन पेसोस। इससे हमें एक पिक्चर आती है किस चीज की, टोटल इनकम की, जो मैंने आपको बताया था कि ये पर कैपिटा नहीं है। पर कैपिटा कब होती है? पर कैपिटा कब होती है, जब ये पॉपुलेशन से डिवाइड करके देता हमें। अब यहाँ पे हमें कहीं भी पॉपुलेशन गिवन नहीं है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन गिवन नहीं है। हमारे पास परसेंटेज तो है कि पॉपुलेशन 1.1% से बड़ी है, लेकिन कोई एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है, तभी हम लोग पर कैपिटा इनकम निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ टोटल इनकम बट दिस इज नॉट पर कैपिटा इनकम। तो इससे पर बंदे की इनकम रिफ्लेक्ट नहीं होती। अब बेटा जब हम लोग टोटल जीएनआई की बात करते हैं ना, टोटल जीएनआई का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर 18.5 बिलियन है, हो सकता है कि टॉप 10% जो लोग हैं उनकी इनकम 15 बिलियन हो, उनका जीएनआई 15 बिलियन हो, बाकी 3.5 बिलियन गरीबों में बटा हुआ है। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत बढ़ जाती है ना इस चीज से। दिस इज नॉट पर कैपिटा, तो ये इनकम पर पर्सन आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। फिर जब तक हमारे पास बेटा पॉपुलेशन साइज गिवन नहीं होगा, तो हम लोग जो प्रॉपर तरीके से इसको जज भी नहीं कर सकते कि हर बंदे को कितनी इनकम मिल रही है और क्या बंदे सेटिस्फाइड हैं भी कि नहीं। फिर आती है नॉमिनल वेज। बेटा नॉमिनल वेज कितनी है आपकी, 2.8%। अच्छा भाई, और डिस्पोजेबल इनकम कितनी है आपकी, 1.2%। सही है। ये तो चलो बढ़ रही है, लेकिन इन्फ्लेशन कितने से बढ़ रही है आपकी, 3.4% से। 3.4% का मतलब क्या है कि दिस इन्फ्लेशन रेट इज मोर देन योर नॉमिनल वेज एंड योर डिस्पोजेबल इनकम। तो बेटा आपकी रियल इनकम तो गिरी रही है ना, आपकी परचेसिंग पावर तो गिरी रही है, आपकी औकात तो बढ़ी नहीं रही, ठीक है। इसको हमने डेटा को पूरा बताना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका कितना है बेटा, 4.2%। अब देखो बात सुनो, एक जरा मैं टेक्निकल सी बात करूंगा, जरा समझना, मेरे साथ रहना। आप लोग A2 के बच्चे हो, छोटे बच्चे नहीं हो। देखो, जब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड जब हमारे पास बढ़ती है तो उससे प्राइसेस तो बढ़ती हैं, मैंने माना, लेकिन मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, ये बात फैक्ट है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। ऐसा किस केस के अंदर होता है? ऐसा होता है कॉस्ट पुश फैक्टर्स के अंदर, यानी कि सप्लाई साइड फैक्टर्स के अंदर, कि आपके पास प्राइसेस भी बढ़ती हैं और आपका जीडीपी लेवल गिरता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रही है, आपके पास बढ़ रही है। फिलिप्स कर्व याद करो कि प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है जब सप्लाई साइड फैक्टर्स आते हैं। याद आई है बात बेटा, बात समझ आइए मैंने क्या कहा अभी आप लोगों को? बताएं।
वापस सुनो बेटा, ये देखो, ये प्राइस आ गई, ये आपका जीडीपी आ गया, ठीक है, रियल जीडीपी आ गया यहाँ पे। ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई, AS AD। ठीक है भाई, ये प्राइस है, ये जीडीपी चल रहा है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो आपकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, लेकिन आपका जीडीपी भी क्या हो रहा है, साथ साथ बढ़ रहा है। यानी कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आपके पास प्राइसेस बढ़ती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कम होती है। ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और आपके पास प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। तो बेटा ये ऐसा किस केस के अंदर होता है, यहाँ पे प्राइस आ गई, यहाँ पे रियल जीडीपी आ गया, ठीक है। ये एग्रीगेट डिमांड आ रही है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई आ रहा है, प्राइस जीडीपी। अगर एग्रीगेट सप्लाई कम होता है, प्राइसेस क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। तो यहां पर भी तो वही चीज हो रही है कि आपके पास इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, और आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है। यानी कि मैं एक एक लिंक बनाना चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पर जो जो हमारे पास, कौन सी कंट्री है ये, ब्राजील है क्या है, जो भी है, जौन सी भी कंट्री है, यहाँ पर कॉस्ट पुश फैक्टर्स काम कर रहे हैं, यानी कि सप्लाई में मसला आ रहा है। समझ में आती है बात, कि प्राइस भी बढ़ रही है और जीडीपी भी आपका गिर रहा है। समझ में आती है बात बेटा। तो इसका भी एक आप एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, कि यहाँ पे सप्लाई वाले फैक्टर्स ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर आ जाए जरा। लो रेट इंडिकेट्स मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड। ठीक है, अ लो रेट इंडिकेट्स मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे अगर 4.2% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे पास बेरोजगारी कम है। अब यहाँ पर जो मैं आपको पीछे एक केस समझा रहा था कि एक पॉजिटिव लिंक हमारा क्रिएट हो सकता है कि कॉस्ट पुश फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, वो तब हम लोग कर सकते हैं जब हमारे पास ये चीज बताई भी हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसने हमें इस बारे में कोई इंडिकेशन नहीं दी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका बढ़ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका कम हो रहा है। तो इसलिए हम लोग उस चीज के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी कि इन केस इस तरह का क्वेश्चन वापस से आता है और वो उसने बताया हुआ हो कि यार अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, आपका दिमाग इतना काम करना चाहिए कि आप उसके अंदर एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमें कुछ बताया हुआ नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है कम हो रही है, तो हम लोग इस चीज के लिए साइलेंट रहेंगे, हम बोलेंगे ठीक है, बस सीधी सीधी बात करें। अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो 4.2% इज अ वेरी लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ओवरऑल देखा जाए तो लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इनकम लेवल नहीं गिवन नंबर्स में, हमें पॉवर्टी के बारे में नहीं बताया हुआ कि भाई आपकी पॉवर्टी लाइन क्या है। तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जिन लोगों को नौकरी मिली हुई है क्या वो वर्थ इट भी है कि नहीं है, या क्या वो इतने पैसे कमा पा रहे हैं कि अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पर बेटा जॉब की क्वालिटी के बारे में नहीं पता, यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं पता। हो सकता है कि लोगों को, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको कम पैसे मिल रहे हो, बिलो मिनिमम वेज मिल रहा हो, तो ये भी बेटा एक मसले वाली बात आपके पास आ जाती है। कोई मसला बेटा यहाँ तक क्लियर है? आगे आ जाए। अच्छा, अब पॉपुलेशन पे आ जाए। पॉपुलेशन ग्रोथ इज 1.1%। अब देखो, आपके पास अगर ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ती रहती है ना, देखिए मुल्क के हालात के बारे में कब पता चलता है, जब हम लोग प्रॉपरली उसका जीएनआई पर कैपिटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जीएनआई पर कैपिटा। और जीएनआई पर कैपिटा कैसे निकलता है? जीएनआई डिवाइड बाय पॉपुलेशन। ठीक है। अब देखो आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो डिनोमिनेटर बेटा जब बढ़ेगा ना, तो ओवरऑल जीएनआई पर कैपिटा क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो अ ग्रोइंग पॉपुलेशन कैन पुट प्रेशर ऑन सर्विसेज एंड रिड्यूस जीएनआई पर कैपिटा, जो कि आपके लिए एक मसले वाली बात है। विदाउट द एक्चुअल पॉपुलेशन फिगर वी कांट कैलकुलेट रियल जीएनआई पर पर्सन। कहता है जी जब तक हमारे पास एक्चुअल फिगर्स नहीं हैं, हम लोग जीएनआई पर पर्सन कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर आ जाए इन्फ्लेशन के ऊपर। राइजिंग प्राइसेस होंगी तो बेटा इन्फ्लेशन के मसले जो आप लोगों ने नोट्स में पढ़े हुए हैं, मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। अगर इनकम लेवल कम से बढ़ रही है,
और आपकी इन्फ्लेशन रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा से बढ़ रही है, तो बेटा आपका रियल इनकम जो है वो फॉल होगा। रियल इनकम जो है वो फॉल होगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका डिक्लाइन होगा। कनेक्शन बिटवीन डेटा, अब आपने इसको सबको लिंक करना है एक साथ कि भाई द कॉम्बिनेशन ऑफ लो इनकम ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन सजेस्ट पीपल एबिलिटी टू अफोर्ड गुड्स में बी फॉलोइंग। क्योंकि देखें आपके पास इनकम लेवल जो है, आपकी इनकम लेवल जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही, लेकिन इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा से बढ़ रही। तो ओवरऑल लोगों के लिए ये मसला है कि भाई वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन ना कर पाए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरना शुरू हो जाएगा। अब आ जाए 6 मार्क इवैल्यूएशन पे। While the data provides some insights into the standard of living in Mexico, it is not enough to form a full and reliable assessment. कि भाई जो डेटा आपके पास गिवन है ना, सही है, आप उसको यूज कर सकते हो, बट इससे प्रॉपर तरीके से चीजें हम लोग जज नहीं कर सकते। हम लोग प्रॉपरली ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भाई मुल्क में हालात क्या चल रहे हैं आपके। फर्स्ट, द स्टेटिस्टिक्स डू नॉट इंक्लूड एनी टाइम कंपैरिजन। भाई इसने हमें बताया हुआ है कि आपका जीएनआई ये है, अनएम्प्लॉयमेंट ये है, पॉपुलेशन ये है, 4.2% है। तो लास्ट ईयर कितनी थी भाई? अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट ईयर कितनी थी? ये तो हमें ऐसा लग रहा है ना 4.2% कम है। क्या पता लास्ट ईयर 2% हो इनकी खाली अनएम्प्लॉयमेंट, 2% से बढ़ के 4.2% पे चली गई। हमें हिस्टोरिकल डेटा तो नहीं गिवन, समझे बात को। पिछले साल डिस्पोजेबल इनकम क्या पता 10% से बढ़ी हो, इस साल आप 1.2% से बढ़ा रहे हैं। हमें हिस्टोरिकल डेटा नहीं पता, तो हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। देखें जरा क्या लिखा हुआ है जी। द स्टेटिस्टिक्स डू नॉट इंक्लूड एनी टाइम कंपैरिजन। We don't know whether these numbers are an important or are an improvement or deterioration compared to previous years. Without trends, it's difficult to say whether standard of living has gone up or down. ये बेटा पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? लाइन समझ में आ गई है? बताओ, लाइन समझ आ गई? ठीक है, आगे चलो क्या लिखा हुआ है। Second, GNI alone is not a reliable measure of standard of living. What matters more is GNI per capita adjusted for inflation. यहां पे हमारे पास टोटल जीएनआई गिवन है। हमारे लिए बेहतर चीज क्या है? जीएनआई पर कैपिटा। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, पर बंदा, एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन का मतलब कि उसको हम लोग रियल टर्म्स में कैलकुलेट करें। ठीक है। Also, some data like population growth is not useful unless we know actual population numbers or its impact on per person income. यानी कि बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ तो आपने हमें दे दी कि जी 1.1% है, ठीक है, बट एक्चुअल नंबर से निकलती है ना जीएनआई पर कैपिटा। आप हम परसेंटेज से तो नहीं निकालते। तो बेटा यू हैव टू प्रोवाइड अस एक्चुअल नंबर्स, द एक्चुअल पॉपुलेशन डेटा, ताकि हम लोग जीएनआई पर कैपिटा कैलकुलेट कर सके। समझे? आगे आओ। थर्ड, standard of living also depends on non-material factors such as health, education, access to clean water, life expectancy and personal safety। तो बेटा ये सारी चीजें कहाँ हैं? इधर कहीं भी नहीं है। ना आपके एजुकेशन के बारे में बताया हुआ है, ना आपकी हाइजीन के बारे में बताया हुआ है, ना पानी के बारे में बताया हुआ है, ना फूड के बारे में बताया हुआ है, एजुकेशन के बारे में नहीं बताया हुआ। तो हमें किस तरह पता चलेगा भाई? हमें किस तरह पता चलेगा कि जो ये मैक्सिको है उसके हालात अच्छे चल रहे हैं? देखें जरा। These are not reflected in statistics provided. To fully assess standard of living, we need broader indicators like the Human Development Index or Multidimensional Poverty Index (MDI, MPI). आप लोगों ने मल्टी डायमेंशनल के बारे में भी पढ़ा हुआ है, आपने एचडीआई के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो वी नीड दोज मेथड्स, वी नीड दोज इंडिकेटर्स, ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से ये जस्टिफाई कर सकें कि मैक्सिको के हालात वाकई ही अच्छे चल रहे हैं या फिर उनका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। समझ गए? इन कंक्लूजन, while the given statistics help understand some aspects of material living standards, they are incomplete. A full picture of standard of living would require more detailed and broader data, both material and non-material. समझ गया बेटा बात? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? हाँ जी। ठीक है। लेकिन अगेन मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता इस तरह का क्वेश्चन। बेटा देखो, एग्जाम में स्मार्टली खेलना होता है, कोई आपको तमगा नहीं देगा आके घर पे कि जी ये आपने इतना मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मैं आपको मेडल दे रहा हूँ। ऐसे नहीं होता। हमेशा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं और जो कंपैरेटिवली इजी है। ठीक है।
आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5। Between 2010 and 2020, very low interest rates encouraged low income countries to borrow money from foreign investors and governments to finance long term economic growth। अब देखो सिर्फ इस दो लाइन से मैं मेरा दिमाग जो है ना वो ऐसी वर्किंग करना शुरू हुआ है कि मैंने पांच छह चीजें पॉइंट आउट कर ली हैं। कैसे कैसे सुनना। सबसे पहले क्या आ गया? लो इनकम कंट्री, गरीब लोग, ठीक है, गरीब कंट्री, डेवलपिंग नेशन। सही है। लो इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि वो इनडायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर शिफ्ट मारेगा ऊपर की तरफ। आप गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर टेक्नोलॉजी के साथ लिंक कर रहे हैं तो आप सप्लाई साइड फैक्टर्स भी घुसा सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? इस तरह आपका दिमाग वर्किंग करना चाहिए। इवैल्यूएट दिस अप्रोच टू प्रोमोटिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमने ये इस बात पे जस्टिफिकेशन देनी है कि क्या लोन आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा फॉर डेवलपिंग नेशन या लो इनकम कंट्रीज। देखिएगा जरा। नॉलेज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है भाई? लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है आपका आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विसेज बढ़ता रहे, आपका रियल जीडीपी बढ़ता रहे, और रिसोर्सेज जैसे कि लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो बढ़ती रहे। लो इनकम कंट्रीज क्या होती हैं? इसमें वो कंट्रीज हैं जहाँ पे सेविंग वगैरह सच नहीं होती, इनकम वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती, स्पेंडिंग पावर आपके पास कम होती है, एंड दे मे नीड टू बोरो मनी फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन गवर्नमेंट से, ताकि वो लोग मुल्क में भी स्पेंडिंग कर सकें और फंड्स इकट्ठा कर सकें। लो इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपके पास कम होगी, तो बहुत सी कंट्रीज हैं जो लोन वगैरह लेंगी इन डिफिकल्ट टाइम्स टू फाइनेंस देयर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये बेसिक आपकी नॉलेज वाला पार्ट आ जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनालिसिस, बोरोइंग होती क्यों है भाई? रीजंस आपने बताने हैं कि मैनी पुअर कंट्रीज डोंट हैव इनफ इंटरनल सेविंग्स टू इन्वेस्ट। उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास फंड्स नहीं होते, तो दे कैन नॉट इन्वेस्ट। एंड लो इंटरेस्ट रेट अगर आपके पास होते हैं तो बोरोइंग चीप हो जाती है, डेवलपमेंट आपके लिए फिर जो है वो फंड होना शुरू हो जाती है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या आपके पास? एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं आपके पास, रियल वर्ल्ड, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट आपकी मर्जी है। बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, जैसे कि चाइना की चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यहाँ पे आपकी इस तरह की बात कर सकते हैं, सीपैक की बात आप कर सकते हैं। लोन्स फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईबीआरडी वगैरह सब लिखा हुआ है ना आपके पास नोट्स में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे कि मल्टीनेशनल्स आ रही हैं आपके पास, और सॉवरेन वेल्थ फंड्स एंड प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो बेटा ये चीजें आपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर इंडिकेट कर देने कि किस किस तरीके से आपको फाइनेंस मिल सकता है, फिर वो किस तरह ग्रोथ लेके आता है। ये आपके पास एक असल चीज अब चलना शुरू हो जाएगी कि जो पैसा आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगता है, जिस तरह रोड पे लगता है, पावर प्लांट्स पे लगता है, स्कूल्स पे लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा होता है, हॉस्पिटल्स पे लग रहा होता है। स्पेंडिंग से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है इन द शॉर्ट रन, और लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा? प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। जैसे कि अगर आप मशीनरी लेके आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो लॉन्ग रन में आपको वो फायदा देगी। प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व फैक्ट्रीज और मशीन्स दैट इंक्रीज कैपिटल स्टॉक, अ की ड्राइवर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा अगर आपको याद हो, हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और इसके अलावा हमने पढ़ा हुआ एक्सेलरेटर इफेक्ट। बिल्कुल मैक्रो के बिल्कुल शुरू में एक्सेलरेटर इफेक्ट पढ़ा था। एक्सेलरेटर इफेक्ट क्या था? वो कहता था कि भाई इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का कोई लिंक नहीं होता, इन्वेस्टमेंट का लिंक होता है एग्रीगेट डिमांड के साथ। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आप जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा मशीन लेके आएंगे, और आप जो है इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। एक्सेलरेटर इफेक्ट को आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। एमईसी वर्सेस इंटरेस्ट रेट, जो आपको एमईसी एमईआई का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, केन्जियन मॉडल, जहाँ पे वो कहता है कि भाई अगर आप मशीन लेके आ रहे हैं तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेट ऑफ आउटपुट के साथ कंपेयर करें। इफ योर रेट ऑफ आउटपुट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, गो फॉर इट, वरना अगर उलट चल रहा है तो डोंट इन्वेस्ट। यही था। तो बेटा सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट मस्ट हैव अ रिटर्न मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हायर देन द इंटरेस्ट रेट। लो ग्लोबल रेट्स में मेक दिस मोर लाइकली। फिर डिमांड साइड इफेक्ट भी है, गवर्नमेंट बोरोइंग आ रही है, स्पेंडिंग आपकी बढ़ जाती है, लाइक कंस्ट्रक्शन, एनर्जी वगैरह, आपकी जॉब्स क्रिएट होती हैं, जीडीपी वगैरह बढ़ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सही। अब ये डायग्राम्स आ गई आपके पास। एक मैंने बना दिया जी, एग्रीगेट डिमांड आपके पास राइटवर्ड जा रहा है, इसको आपने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आपने बताने हैं इसके, ठीक है। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आपने बताने हैं इसके अंदर, सही है। सर व्हाट एमईसी
व्हाट्स एमईसी बेटा? ये मैंने करवाया हुआ है, आपने शायद लेट ज्वाइन किया होगा या तो ग्रुप को। एमईसी आप रिकॉर्डिंग खोलेंगे आपको मिल जाएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, दूसरी डायग्राम आ गई आपके पास बेटा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वाली, कि आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट मार रहा है, और आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, और आपने किस तरीके से उसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स को आपने कंपेयर करना है, ये बात आपने उसको बता देनी है। अगर आप कैपिटल की बात कर रहे हैं, मशीन्स की बात कर रहे हैं, तो बेटा ये डायग्राम आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। तो मतलब तीनों को बनाओ और तीनों के ही बेनिफिट्स को और ड्रॉबैक्स को जो है वो कंपेयर करो। अब इवैल्यूएशन के ऊपर आ जाए। कहता है जी, वाइल बोरोइंग ड्यूरिंग लो इंटरेस्ट पीरियड साउंड्स हेल्पफुल, इट्स सक्सेस डिपेंड्स अपॉन सेवरल कंडीशंस। मैंने कहा जी देखो, पढ़ने में या सुनने में तो ऐसा लगता है कि यार अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो आपके लिए फायदा होगा, बट उसकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच फंडिंग इज एक्सटर्नल। इफ मोस्ट मटेरियल्स एंड वर्कर्स कम फ्रॉम अब्रॉड, द कंट्री वोंट बेनिफिट मच। इफ लोकल रिसोर्सेज आर यूज्ड, इट क्रिएट्स जॉब्स एंड बूस्ट इनकम लोकली। लिखा हुआ है भाई कि ये डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट बाहर से लेके आ रहे हो, आप कितनी जॉब्स बाहर से क्रिएट कर रहे हैं, आप कितना लोन बाहर से ले रहे हैं। तो ये इन पे डिपेंड करता है। देखो, गवादर अगर आप लोग कभी गए हो, गवादर में चाइनीज की पूरी एक कॉलोनी बनी हुई है, वहां पे चीना ही चीना है। वहां पे हम जैसे लोग तो घुस ही नहीं सकते, जो सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स घुस सकते हैं या चीने जा सकते हैं। अब चाइनीज भी जब यहाँ पे आके काम करते हैं ना बेटा, तो जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी अपर मैनेजमेंट के बंदे हैं, वो सब चीने हैं। उनमें से पाकिस्तानी मेरा नहीं ख्याल कोई होगा। उसके पीछे वजह, अब देखो ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि जितनी भी वेल पेड जॉब्स हैं और जितनी भी वेल पेड डेजिग्नेशंस हैं, वो सब चीनों को मिल रही हैं। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि भाई इट डिपेंड्स कि जो इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आ रही है, या जो मल्टीनेशनल्स आपके मुल्क में आ रहे हैं, जो बिजनेसेस आपके मुल्क में आ रहे हैं, उसमें से आपके मुल्क से कितने लोग काम कर रहे हैं, और आने वाली कंट्री से कितने लोग जो है वो आपके पास काम कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात। सेकंड, द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स मैटर्स। If the money is spent on wasteful or vanity projects, example fancy highways with no real use, there will be no real benefit, yet debt will increase. Projects must generate economic return। जिस तरह बेटा देखो हमारा सी पैक बन रहा है, वो सी पैक ने पूरा एक ट्रेडिंग राउट खोल दिया है। अब पता नहीं कितने सदियों में जाके बनेगा, कंप्लीट होगा, वो अलग बात है। लेकिन उसने पूरा एक ट्रेडिंग राउट आपका सीधा कर दिया है, फ्रॉम चाइना टू गवादर पोर्ट। ठीक है। अब इससे फायदा क्या है कि इससे ट्रांसपोर्टेशन लिंक वगैरह जो है ना, या ट्रेडिंग का जो लिंक है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। अब यही पैसा अगर गवर्नमेंट चाइना से लेती उधार पे, और जी वो खर्चा कर रही थी पार्लियामेंट हाउस पे, या प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, या सिंध गवर्नर हाउस पे, तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कद्दू की इकोनॉमिक ग्रोथ आती फिर। थर्ड, इफ ग्लोबल इंटरेस्ट रेट राइजेस लेटर, the cost of repaying these loans increases. Many LLCs borrow in US dollars, so a rise in the US rates can make repayments very expensive, especially if their own currency falls। क्या बात लिखी हुई है यहाँ पे कि भाई फिलहाल के लिए अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो ठीक है, आप करो इन्वेस्टमेंट। कल को इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आप बात कर रहे हैं लो इनकम कंट्री की, और लो इनकम कंट्री की जो करेंसी है वो काफी लो होती है, उसमें ताकत नहीं होती। और जब देखो, ये बात तो फैक्ट है कि यूएस इज अ सुपर पावर, और जो पूरी दुनिया में कॉमन करेंसी जो फॉलो हो सकती है वो यूएस डॉलर्स ही होती है। तो जितना भी आपको लोन मिलता है आईएमएफ से और दूसरे वर्ल्ड बैंक वगैरह से, वो सब यूएसडी में होता है। अब लो इनकम कंट्री है, डेवलपिंग नेशन है, जिसकी करेंसी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, उसने एक तो लोन लिया हुआ है यूएस में, पहला मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि कल को अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या करेंगे। तीसरा मसला ये है कि अगर अपनी करेंसी डेप्रिसिएट हो गई, या यूएस की करेंसी एप्रिसिएट हो गई, तब क्या करेंगे। आप तो हर तरफ से ही आपके ढोल बज रहे हैं ना भाई। आगे सुने। फोर्थ, इफ द कंट्री लाइज हेविली ऑन कमोडिटी एक्सपोर्ट्स, एनी ग्लोबल प्राइस ड्रॉप कैन रिड्यूस अर्निंग्स। दैट मीन्स लेस फॉरेन एक्सचेंज टू रीपे लोन्स। अ डेप्रिसिएटिंग करेंसी ऑल्सो इंक्रीजेस रीपेमेंट कॉस्ट इन डोमेस्टिक टर्म्स। कहता है भाई, अगर आपकी कंट्री एक्सपोर्ट्स पर रिलाई करती है, और कल को आपकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, या फिर आपकी क्वालिटी गिर जाती है, कुछ भी आपके साथ मसले मसाइल हो जाते हैं, तो आपका एक्सपोर्ट गिरेगा। एक्सपोर्ट गिरेगा तो करेंसी डेप्रिसिएट हो जाएगी। करेंसी डेप्रिसिएट होगी तो you'll have to pay more in terms of USD to repay your loan। समझे बात को? आपको लोन की रीपेमेंट के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज ये करेंसी इज नॉट वर्थ एनीथिंग। ठीक है। फिर लिखा हुआ है जी,
Fifth, the balance of payment can worsen if project material are imported, causing a rise in imports. If exports don't increase alongside the current account deficit will grow. कहता है कि अगर आप बाहर से मशीनें मंगवाते हैं, आप बाहर से इन्वेस्टमेंट मंगवाते हैं, आप बाहर से चीज़ें लेके आते हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज इम्पोर्ट, राइट, भले कुछ भी हो जाए, इट इज़ इम्पोर्ट। तो आपका करंट अकाउंट जो है ना उसका बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा, और आपके लिए जो जीडीपी ओवरऑल है वो गिरना शुरू हो जाएगा। इन शॉर्ट, borrowing in times of low interest rate can promote economic growth. Yes, it can promote economic growth if it is well managed and if investment is productive. तो मैंने कहा जी, yes, it can manage, it can give you economic growth, it can increase economic growth, but if it is well managed and if the projects that government is looking for are productive, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से अपनी बात कर। But without proper planning and return generating projects, it can lead to rising debt, currency problem and long term instability. कि भाई अगर आप अपने घरों पे पैसे लगा रहे हैं, आप गवर्नर हाउस पे पैसे लगा रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस पे पैसे लगा रहे हैं, तब ये किसी काम की नहीं है। आप जितना भी लोन ले लें वो आपके लिए फिर नुकसान ही पैदा करेगी। समझ गए बेटा बात को? क्लियर हो गई ये बातें? अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इसका सेक्शन ए करेंगे, फिर आपका जो मॉक पेपर है ये सारा एंड हो जाएगा। सर आप एक और मॉक कंडक्ट करेंगे बेटा? मैं देखूंगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत तो लग रही है। मैं देखूंगा आप लोगों का टाइम टेबल अभी आया हुआ है ना, उसके हिसाब से मैनेज करूंगा। जी जवाद।